सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल से फिर आपके समक्ष हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम नई नई बातें नए नए लोगों से मिलते हैं, और आज हम एक ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक गद्दावर नेता रहे हैं। और अगर हम उनके पास की बात करें तो बहुत हम बात करें कि गद्दावर के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है, सोशल वर्कर भी रहे हैं और पार्टी को भी रिप्रेजेंट किया है। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं श्री अशोक अरोड़ा जी से, जो कांग्रेस के अगर हम बात करें कांग्रेस के एक बहुत गद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे साथ वैसे पहले तो हम अशोक अरोड़ा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हमें उन्होंने चांस दिया, हमारे चैनल से थोड़ी डिस्कशन के लिए उन्होंने समय निकाला। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका, आप आए, आपका स्वागत है। सर, मैं विश्वदीप शर्मा। एक आज हम छोटी सी बातें करेंगे सर, जैसा कि आज के टाइम में चल रहा है कि किस तरह किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले थोड़ा सा सर आप ज्ञान डालें इसमें। देखिए, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का किसान आज जो भारत सरकार द्वारा 3 कृषि काले कानून बनाए गए हैं उससे चिंतित है अपने फ्यूचर को लेकर। और जिस प्रकार से केवल पूंजीपतियों को खुश करने के लिए वो तीनों कानून बनाए गए, ना केवल किसान बल्कि वो गरीब आदमी जो राशन बाज़ार से लेकर खाता है, इन काले कानूनों के लागू होने के पास जब होल्डिंग की छूट हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस खाने वाले को भी महंगा मिलेगा। और आज उसको लेके वो चिंतित है और 10 महीने से लगातार किसान बॉर्डर पे बैठा आंदोलन कर रहा है। परंतु आश्चर्य की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन होने के बाद भी देश की सरकार घमंड से भरी हुई है। देश के प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के अन्नदाता, जिसका एक बेटा बर्फ़ की परवाह न करते हुए देश की सीमा की रक्षा करता है, दूसरा सर्दी गर्मी की परवाह न करता हुआ खेत में काम करके लोगों का पेट पालता है, आज वो अन्नदाता सड़कों पे रहने पे मजबूर हो रहा है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। सर, जैसा कि अभी पास्ट में देखा हमने किस तरह पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया किसानों में, क्योंकि किसान भी हम लोगों में, हमारे देश की जनता ही है वो भी। तो ये लाठीचार्ज करना कहाँ किस हद तक ठीक था इनका? हरियाणा प्रदेश की सरकार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन को लाठी से, गोली से दबाना चाहती है, मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराना चाहती है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन किसानों ने दिल्ली जाने का निर्णय लिया था और उससे पहले पिपली के अंदर उन्होंने एक रैली रखी थी, तो रैली करना सबका अधिकार है। उस मौलिक अधिकार को उनसे छीनने का प्रयास किया गया और पिपली के अंदर लाठीचार्ज किया गया। और जब किसान दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा प्रदेश के किसान सरकार से तो कुछ मांग भी नहीं रहे थे, उनकी लड़ाई दिल्ली से है, दिल्ली की सरकार से है, देश की सरकार से है। वहाँ जा रहे थे तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सड़कों पे खड्डे खोदकर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनको किस प्रकार डराने का, रोकने का काम किया। ये प्रजातंत्र के अंदर बहुत ही बुरी बात है, किसी से लाठियों से पीटना, किसी पे मुकदमे करके डराना। परंतु मैं ये कहता हूँ कि देश की सरकार को जिद छोड़ के किसानों की बात माननी चाहिए। और प्रदेश की सरकार ये हठधर्मी छोड़े, रोज़ ये जगह जगह पर इस प्रकार के दंगे करवाने का काम करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं ये केवल एक वर्ग का आंदोलन है। अरे किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान जो खेत में काम करता है वो किसान है, जो उसके साथ खेत में मजदूरी करता है वो मजदूर है। आज किसान और मजदूर सड़कों पे है और ये उनको बांटने का काम करते हैं। सर, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि किस तरह किसान आंदोलन को एक पॉलिटिक्स का रूप दिया गया, और साथ ही सर ने बताया कि किसान भी हमारे खुद के लोग हैं, हमारे खुद के परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ ये लाठीचार्ज करना गलत था। अब हम बात करेंगे सर से कि कुरुक्षेत्र का क्या हाल है, क्योंकि कुरुक्षेत्र इनका गढ़ है, और अगर हम कुरुक्षेत्र की बात ना करें तो हमारा इंटरव्यू वो चीज़ पूरा नहीं हो पाएगा। उस बारे में सर आप क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, गीता की जन्मभूमि है, और सारा कुरुक्षेत्र हमारा एक परिवार है। जब ये सरकार बनी थी तो ये बड़े दावे किए गए थे कि कुरुक्षेत्र को पिंक सिटी बनाया जाएगा। ये भी कहा गया था कि कुरुक्षेत्र को हम पेरिस का रूप देने का काम करेंगे। परंतु दुख से कहना पड़ता है कि 7 साल के अंदर आज कुरुक्षेत्र की ऐसी दशा है कि कुरुक्षेत्र की मेन सड़क, जिसको जीवन रेखा कुरुक्षेत्र की अगर कहें तो
बुराई नहीं होगी। वो 6 साल से आज टूटी पड़ी है, ना जाने कितनी दुर्घटनाएं वहाँ पर घट चुकी हैं। और केवल उस सड़क की बात नहीं है, कुरुक्षेत्र के आप सेक्टर्स की सड़कें ले लें, बाजार की ले लें, गलियाँ ले लें, सलारपुर रोड लें, गामड़ी रोड लें, चाहे आप सेक्टर 4 और 8 के पीछे की सड़कें लें, कुरुक्षेत्र की सड़कों का आज ऐसा हालत है कि खड्डों में सड़क नहीं, सड़क में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़क देखनी पड़ती है। ये हालात आज कुरुक्षेत्र की। और खाली सड़कों की बात नहीं है, एक बरसात आई थी, खुल के पूरी बरसात हुई तो आपने देखा कि घरों में पानी बढ़ गया। और विधायक जी कहते थे कि मैंने 1400 करोड़ कुरुक्षेत्र में लगा दिए। अगर 1400 करोड़ कुरुक्षेत्र में लगे होते तो उनको पेंट ऊपर खड़ी करके पानी में न खड़ा होना पड़ता। आज बुरी हालत है, नालों का जो सड़क के किनारे नाले हैं वो सड़क से ऊंचे बढ़ गए। ये तो बरसात पूरी खुल के हुई नहीं तो नहीं सेक्टरों की गलियों में, सड़कों में, सब जगह पानी भरता। तो ये सिस्टम जो है सारा का सारा इनकी कंट्रोल से बाहर है। शहर में अब जैसे सर कहीं पे भी जाते हैं लोगों के साथ हमेशा खड़े देखे हैं हमने। जब जैसे थोड़ा सा अभी अगर हम बात करें, कुछ ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों की फ़ीस बढ़ाई और कई बच्चों के अगर हम बात करेंगे नाम भी काटे गए, लेकिन सर ने भी हमेशा पेरेंट्स के साथ खड़े होकर उनकी सपोर्ट की। उस बारे में भी सर से बात करते हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल से कोरोना चला हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है, अब क्लासें लगनी भी शुरू हो गई हैं। परंतु जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे आप अशोक अरोड़ा से पूछोगे कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल वाले हर साल एडमिशन फीस के नाम से पैसे लोगों की जेब से निकालते हैं, मैं इसको दौड़े दिन में डाका कहता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा तीसरी में एक स्कूल में पढ़ रहा है और चौथी में उसी स्कूल में पढ़ता है तो फिर एडमिशन फीस किस चीज़ की है? एक वन टाइम आप एडमिशन फीस लीजिए। और जिस प्रकार से फीस की कमी की वजह से, फीस ना होने की वजह से बच्चे का नाम काट दिया जाता है, तो ये तो उस बच्चे के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। स्कूल को चाहिए कि मानवता के आधार पर उस बच्चे की पढ़ाई ना, उनमें से पता नहीं कौन सा बच्चा कल इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बने, इस देश का कोई राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और कोरोना की वजह से अगर उनके माँ बाप का कोई काम बंद हो गया तो एक मौलिक अधिकार बच्चों का देखते हुए एक अपना नैतिक कर्तव्य स्कूल वालों को निभाना चाहिए और उनके नाम नहीं काटना चाहिए। देखिए किस तरह सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो नाम काट रहे हैं, बच्चों का भविष्य पे खिलवाड़ कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, वो चीज़ें नहीं। भारत के संविधान में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे एससी समाज और बीसी समाज के लोगों को एक आरक्षण दिया हुआ है नौकरियों के। आरएसएस का एक एजेंडा होता है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए, परंतु वो सीधे तौर पे नहीं ख़त्म कर पाए तो नौकरियां ही ख़त्म कर दी। सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ठेके में नौकरियां लगती हैं प्राइवेट। आप ये देखो, एयरपोर्ट तक आप प्राइवेट दे रहे हो, रेलवे को आप प्राइवेट में, रेलवे स्टेशन को आप प्राइवेशन, बीमा कंपनियां जो बहुत बड़े प्रॉफिट में एलआईसी, उसको आप प्राइवेट करने जा रहे हो। बैंकों को जिनका राष्ट्रीयकरण किया था आज प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देश की सरकार बेरोजगारों से खिलवाड़ कर रही है। और प्रदेश में तो हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हमें दुख से कहना पड़ता है कि हरियाणा प्रदेश देश का बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया है। जो इसकी नेशनल रेशो है बेरोजगारी की वो तो 8.5% के करीब है, परंतु हरियाणा प्रदेश की 38% तक पहुंच गई। इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा बेरोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। क्यों इस नशे जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सुना करते थे पहले कि पंजाब में चिट्टा बिकता है, बड़े बड़े आरोप सरकारों पर भी लगा करते थे, परंतु मैं आज दुख से कहता हूँ कि हमारी वो युवा पीढ़ी जिन्होंने कल को इस भारत का निर्माण करना है, भारत को संभालना है, आज बेरोजगारी की होने की वजह से जहाँ क्राइम में बढ़ रहे हैं वहीं नशे की तरफ भी ज़्यादा जा रहे हैं। मैं तो उन बच्चों से कहूँगा कि आप देश का भविष्य हो। ये नशा बहुत बुरी चीज़ है, इस नशे से बचो। और मैं ये कहता हूँ कि नशा भी आज हमारे यहाँ तो बड़े दुख से है कि होम डिलीवरी मिलता है।
हर नशा चिट्टा जो पंजाब में था आज हरियाणा में उससे भी ज़्यादा मिलने लग गया है। तो ये सरकार की कमजोरी है और सरकार को इसको सख्ती से निपटना चाहिए, बच्चों को रोजगार देना चाहिए। तो आपका लक्ष्य सबसे पहले क्या सुधार का होगा? हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे, सबसे पहला लक्ष्य आपकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा? हमारा कोई भी सरकार हो उसका सबसे बड़ा पहला लक्ष्य होता है प्रदेश में शांति बरकरार रखना। हमारा अमन से प्रदेश रहे, शांति प्रिय रहे, बच्चों को रोजगार मिले, किसान को भाव मिले, व्यापारी का व्यापार अच्छा फूले, इसके लिए हम काम करेंगे। देखिए अशोक अरोड़ा जी ने कितने अच्छे से हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। पहले तो सर का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, अपने बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम दिया केएनवी न्यूज़ चैनल को, और साथ ही साथ हम सर की सेहत के लिए भी शुभकामनाएं देंगे कि वो उनकी सेहत स्वस्थ रहे और वो एक हरियाणा प्रदेश के एक अच्छे नागरिक के रूप में लोगों की भलाई के लिए काम करते चलें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जो ये वीडियोस है आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे एक आपको सही और सच्ची बात आप तक पहुंचे। इस जो वीडियोस है आप मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे हरियाणा प्रदेश की पहुंचे। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।